नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। चुनावी साल में मध्य प्रदेश में सरकार और विपक्ष की सौगातों और वादों का सिलसिला लगातार जारी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो 100 यूनिट तक सबको बिजली मुफ्त दी जाएगी, वहीं 200 यूनिट तक का बिजली बिल हाफ होगा। कमलनाथ की घोषणा से जहां कांग्रेस गदगद है तो बीजेपी 2018 में किए गए वादों की याद दिलाते हुए तंज कस रही है। मैं कह रहा हूं कि 100 रुपए की बिजली माफ और 200 यूनिट हाफ, 200 यूनिट हाफ, 100 यूनिट माफ और 200 यूनिट हाफ। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल वादों और घोषणाओं की झड़ी लगाए हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने धार जिले के बदनावर में गुरुवार को बड़ी घोषणा की। उन्होंने वादा किया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने पर 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ होगा और 200 यूनिट के लिए बिल हाफ होगा। कमलनाथ की इस घोषणा पर बीजेपी सवाल उठाते हुए 2018 के वादे याद दिला रही है। वहीं कमलनाथ के वादे पर कांग्रेस गदगद है। कांग्रेस कमलनाथ को भरोसे का प्रतीक और वचन का पक्का बता रही है। कांग्रेस के ठग पत्र में अब जनता नहीं फंसने वाली है। आप बिजली की बात कर रहे हैं, आपके तो उस समय के जो मंत्री रहे वो कहते हैं कि चमगादड़ जिम्मेदार है, इसीलिए वापस से अंधकार आ गया है मध्य प्रदेश के अंदर। तो बंटाधार 1 के बाद बंटाधार 2 का आपका रिकॉर्ड है। मुझे नहीं लगता कि इस बार आपके इस कुचक्र में कोई आने वाला है। कमलनाथ जी ने ये निर्णय लिया और घोषणा भी करी है कि हम सरकार में आएंगे तो हमारा ये वचन है कि 100 यूनिट तक कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, पूरी तरह फ्री रहेगा और जो 200 यूनिट होंगे उनको आधा ही लिया जाएगा, सिर्फ 100 यूनिट के पैसे देने पड़ेंगे। जनता जनार्दन को इस चीज की जरूरत है। कमलनाथ ने बिजली के मुद्दे पर 2018 के चुनाव से पहले की गई घोषणाओं को आगे बढ़ाया। कमलनाथ ने प्रदेश की जनता से किया बड़ा वादा। 100 यूनिट तक बिजली होगी मुफ्त, 200 यूनिट तक बिजली का बिल होगा हाफ, सभी बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी छूट। 2018 में दिया था बिजली बिल हाफ का नारा। प्रदेश में हर चुनाव में बिजली पानी सड़क होता है बड़ा मुद्दा। सरप्लस बिजली पैदा करता है मध्य प्रदेश। देश और प्रदेश में मुफ्त देने वाली सियासत अपने चरम पर है। बीजेपी देती है तो कांग्रेस सवाल खड़े करती है, अगर कांग्रेस देती है तो बीजेपी। लेकिन मुफ्त की रेवड़ी बांटने वाली सियासत से देश और समाज का कितना भला होता है ये तो पता नहीं। हाँ, सियासत करने वाले इसके सहारे वोटों की फसल जरूर काटते हैं। भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। इधर मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस को एक बार फिर से 6 महीने का एक्सटेंशन मिल गया है। उनका कार्यकाल इसी महीने खत्म होने वाला था। सीएम शिवराज सिंह चौहान के पसंदीदा अधिकारियों में से एक इकबाल सिंह बैस की गिनती सामने आई है। यही कारण है कि उन्हें दूसरी बार सेवा विस्तार का मौका दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस को एक बार फिर एक्सटेंशन दे दिया गया है। केंद्र सरकार ने उनके एक्सटेंशन के आदेश जारी कर दिए हैं। यह विस्तार 1 जून से 30 नवंबर 2023 की अवधि के लिए मान्य रहेगा। वहीं मध्य प्रदेश में नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में साफ है कि चुनावों की तारीखों की घोषणा हो चुकी होगी और 30 नवम्बर 2023 को राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावी होगी। तब तक इकबाल सिंह बैस ही प्रदेश के प्रशासनिक मुखिया बने रहेंगे। अगर प्रदेश में अभी तक प्रमुख सचिवों के एक्सटेंशन मिलने की बात करें तो अब तक 5 सीएस को मिला एक्सटेंशन। इकबाल सिंह बैस 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023, बीपी सिंह 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2018 तक, आर परशुराम 2012-13 में 6 माह, हरीश खन्ना 1989-90 में 4 महीने, आरपी कपूर 1990-91 में 6 माह। इकबाल सिंह बैस का रिटायरमेंट 30 नवंबर 2022 को हुआ था। तब तक राज्य सरकार ने किसी और अधिकारी को मुख्य सचिव के तौर पर नहीं चुना था। जिस दिन बैस रिटायर हो रहे थे उसी दिन 6 महीने का एक्सटेंशन उन्हें दिया गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं इकबाल सिंह बैस के एक्सटेंशन को लेकर प्रयास किए थे। मध्य प्रदेश में इकबाल सिंह जी को एक्सटेंशन मिलना कोई बड़ी बात इसलिए नहीं है कि जब पहला एक्सटेंशन मिला था तभी तय हो गया था कि लगभग 1 साल का मिलेगा। ये बात दूसरी है कि ऑर्डर 6-6 महीने के किए जा रहे हैं। इकबाल सिंह जी का एक्सटेंशन मिलना शिवराज जी की इच्छा पर निर्भर था, जो हो चुका है। अब चुनाव जो है शिवराज सिंह चौहान और इकबाल सिंह जी की टीम ही कराएगी, ये तय हो गया। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने 17 मई को सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव को सूचना दी कि राज्य सरकार ने 6 मई को पत्र लिखकर 1985 बैच के आईएएस अफसर और मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस के कार्यकाल को बढ़ाने का अनुरोध किया था। इसे मान्य कर लिया गया है।
साफ है कि अब 30 नवंबर 2023 तक इकबाल सिंह बैस मुख्य सचिव बने रहेंगे। यह एक्सटेंशन AIS CSRM रूल्स 1960 के तहत AIS DCRB रूल्स 1958 के नियम 16(1) को शिथिल करते हुए दिया गया है। दिनेश शुक्ल, INS 24/7 भोपाल। भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक अब 20 मई को ISBT स्थित निगम मुख्यालय में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में सड़क और पार्क के नामांकन के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि बैठक में विपक्ष हंगामा कर सकती है। दरअसल बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक 19 मई को है और इसके चलते परिषद की बैठक 20 मई को होगी। नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने कहा है कि कांग्रेस परिषद की बैठक में हंगामा करते आई है। परिषद की बैठक के दौरान उन्होंने जनता से जुड़ी समस्या कभी नहीं उठाई। उन्होंने कहा है कि सर्वदलीय बैठक में सभी से आग्रह किया था कि किसी भी विषय पर परिषद में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हंगामा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विपक्ष ने अभी तक की किसी भी निगम परिषद में हंगामे के अलावा किया क्या है? शहर की जनता से जुड़े हुए किसी विषय पर कभी उनने चर्चा चाहिए हो तो बताएं। कभी उनने निगम परिषद संचालन के दौरान जनता की कोई भी बात निगम परिषद में रखी हो तो बताएं। केवल हंगामा करना, मीडिया में आना और अपने आप को जो छपास की भूख है कांग्रेस के पार्षदों की, उसका आदी बना लेना, ये उनकी आदत में शुमार हो चुका है। जब पूर्व कांग्रेस गृह मंत्री बाला बच्चन एक शादी समारोह में शामिल होने नागदा पहुंचे, इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि PCC चीफ कमलनाथ ने नारी सम्मान योजना की घोषणा की है, जिसमें महिलाओं को कांग्रेस सरकार बनने पर 1500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। इसके अलावा घरेलू गैस सिलेंडर 500 रुपए में अब मिलेगा। नागदा को जिला बनाए जाने पर उन्होंने कहा है, अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनती है तो महज 15 दिन में नागदा को जिला बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। महिलाओं में जबरदस्त उत्साह है इस योजना को लेकर। नारी सम्मान योजना के माध्यम से नारी शक्ति को इस महंगाई से एक राहत मिलेगी। 1500 रुपये हर महीना हर समाज के हर महिला को मिलेगा और उसके बाद जो LPG गैस सिलेंडर मात्र 500 रुपये में मिलेगा। एक महिला को लगभग एक साल में 25 से 30 हजार रुपये का आर्थिक बचत होगी, आर्थिक लाभ होगा। तो महिलाओं में एक जोश और उत्साह है और हम लोगों के सभी क्षेत्र में बढ़ चढ़कर इसके नारी सम्मान के फॉर्म भरे जा रहे हैं और ये एक अच्छी योजना है महिलाओं के लिए। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जबलपुर में EVM और VVPAT मशीनों की FLC वर्कशॉप का शुभारंभ किया गया है। वर्कशॉप का शुभारंभ प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। एक दिवसीय इस वर्कशॉप में प्रदेश के 4 संभागों के 21 जिलों के कलेक्टर सहित जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी और EVM सुपरवाइजर शामिल हुए हैं। वर्कशॉप में भारत निर्वाचन आयोग के EVM डायरेक्टर ने EVM और VVPAT मशीनों की टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। इधर निर्वाचन आयोग के प्रशिक्षकों ने सभी को EVM और VVPAT मशीनों की FLC वर्कशॉप में हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी दी। आज 21 जिलों के जो कलेक्टर्स हैं वो आए हैं और उनके जो डिप्टी DOs हैं, उनके सुपरवाइजर्स हैं, वो आए हुए हैं। FLC का मतलब फर्स्ट लेवल चेकिंग होता है, जिसमें हम लोग जो बैलेट यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है और जो VVPAT, जो 3 तरह की मशीनें होती हैं, इनको आपस में जोड़ते हैं, इनकी पेयरिंग करते हैं और उसके बाद उस पर वोट डाल के उसको चेक करते हैं कि मशीनें ठीक से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो उसके बारे में तकनीकी डिटेल्स बता रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी दिल्ली से लोग आए हैं। कर्नाटक में मिली जीत के बाद कांग्रेस उत्साहित है। मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनावों को लेकर नेताओं के दौरे और कार्यक्रम में तेजी आ गई है। इसी क्रम में ग्वालियर जिले के प्रभारी अजय सिंह ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के नाराज होने पर सवाल पर तर्ज कसा और कहा है कि भाजपा में नई पौध आ गई है, तो आखिरकार पुराने नेता कहां जाएंगे। अजय सिंह ने कहा है कि ग्वालियर नरेंद्र सिंह तोमर का गढ़ है या सिंधिया का गढ़ है या अनूप मिश्रा का गढ़ है, जिसका गढ़ है कुछ दिन में सब कुछ साफ हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि महापौर सीट पर ग्वालियर में 57 साल बाद कांग्रेस की जीत हुई है, मुरैना में भी कांग्रेस की जीत हुई है, ऐसे में गढ़ की बात ही खत्म हो जाती है।
चंबल में कांग्रेस मजबूत हो और बेहतर स्थिति आए, इसलिए थोड़ा सा योगदान मैं भी देने आया। अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता नाराज क्यों न हो, उनके यहाँ तो नई पौध आ गई, वो कहाँ जाएंगे अब। बात भिंड की कर लेते हैं, जहां जिले में 14 माह के मासूम को अगवा किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। हालांकि पुलिस की सख्ती के चलते बदमाश बच्चे को लेकर भागने में नाकाम रहे। दरअसल अपहरण की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई। रात में ही गांव में घेराबंदी कर सर्चिंग शुरू कर दी गई थी। मौके पर पुलिस कप्तान खुद मौजूद रहे। कार्रवाई की वजह से अपहरणकर्ताओं के हाथ पैर फूल गए और वह बच्चे को खेत में छोड़कर भाग खड़े हुए। पुलिस इस वारदात में किसी नजदीकी व्यक्ति का हाथ होने की आशंका जाहिर कर रही है। बताया जा रहा है कि बच्चे के पिता 4 भाई हैं और सभी के हिस्से में सिर्फ 2-2 बीघा जमीन है। वहीं बच्चे के पिता दिल्ली में गजक का व्यापार करते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर है। माना जा रहा है कि मोटी फिरौती वसूलने के लालच में बच्चे को अगवा किया गया था। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। शाम को 6:30 बजे बच्चा गायब हुआ था, यहीं गेट के पास से घर से। सुबह 6 बजे मिला है। कैसे मिला था? पुलिस आई? कौन आई? शाम को पुलिस आई थी, सारी रात ने पूरा फोर्स था और सारी रात खोजन किया था बच्चे का। और सुबह मैंने सेम ढूंढा था तो गडरोली में जाके मौजे में वहाँ पे खेत में बैठा मिला हुआ था। त्वरित कार्रवाई से और लगातार पुलिस द्वारा अपना पूरी रात दबाव बनाए रखने और कंटिन्यूअस इस केस के पीछे पड़ने से इसमें कुछ दल क्षेत्र से बाहर भी भेजे गए। इस सब के दबाव से हम उस बच्चे को रेस्क्यू कर उसको दस्तयाब कर उसके परिजनों को सौंपने में सफल हुए हैं। जरा NH 24/7 की अवैध खनन की खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद खनिज विभाग की टीम ग्राम हिंगंटी पहुंची और जहां हिंदी रोड में कोपरा से भरा डंपर जब्त कर लिया है और पुलिस को सुपुर्द कर दिया। दरअसल आगासौद के ग्राम चक खुरई रोड जैन मंदिर के पीछे बिना अनुमति के मशीन लगाकर मोरम निकाली जा रही थी और उसे आगासौद रोड पर हिंगटी रोड पर डाला जा रहा था। लेकिन खनिज विभाग की कार्रवाई पर अभी भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि खनिज विभाग की इस कार्रवाई की सूचना एक दिन पहले ही बीना शहर में थी, जिसके चलते ना तो अवैध खनन कर रही मशीनें मिली और ना ही माफिया। चलिए बात ग्वालियर की कर लेते हैं, जहां ग्वालियर में चिटफंड कंपनी IFL एग्रो के 7 डायरेक्टर्स पर अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया। दरअसल IFL एग्रो कंपनी ने 5 सालों में रकम दोगुनी करने का लालच देकर लोगों से 50 लाख रुपए वसूल लिए और अपना कारोबार समेटकर चंपत हो गए। वहीं छानबीन में पीड़ितों को आंध्र प्रदेश के राजा मुंदरी इलाके में कंपनी का नया ऑफिस खोले जाने की जानकारी मिली। निवेशकों ने आंध्र प्रदेश पहुंचकर कंपनी के डायरेक्टर से मुलाकात की तो उनके निवेशकों को चेक दे दिया गया और बैंक में जमा करने के लिए वो बाउंस हो गए, जिसके बाद उन्होंने पुलिस के पास गुहार लगाई। कल माधोगंज में एक FIR हुआ है 420-409 धारा में कोर्ट के आदेश से हुआ है। इसमें फरियादी एक व्यक्ति और उनके संग में कुछ लोग भी है। उनके साथ धोखाधड़ी हुआ है। एक IFL एग्रो बोल के एक कंपनी ने उनको कुछ वादा दिला के मतलब पैसा डबल होने का और 10% 15% जैसे बोल के इन्वेस्टमेंट ले लिया। फिर बाद में इन लोगों को पता चला कि कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो इसमें ये लोग कोर्ट को अप्रोच किया और कोर्ट के आदेश से हमने FIR दर्ज किया है। उसमें 7 आरोपी है, कुछ लोग भिंड का रहने वाले और कुछ तेलंगाना राज्य का है। अब FIR दर्ज होकर इन्वेस्टिगेशन शुरू।
उधर जबलपुर पुलिस ने सट्टेबाजी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 सटोरियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से लगभग 1,95,000 नगद और लाखों रुपए के सट्टे का हिसाब किताब बरामद किया गया। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गढ़ा थाना क्षेत्र के कब्रिस्तान सट्टा खिलाया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस एम्बुलेंस से मौके पर पहुंची और सटोरियों को धर दबोचा। फिलहाल मुख्य सट्टेबाज बलराम केवट फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश अभी भी पुलिस कर रही है। चौक में जो है सूचना मिली थी कल हमको कि वहाँ पे सट्टा अवैध रूप से खिलाया जा रहा, उस पर जो हमारी टीम है उस पर रेड कार्रवाई की। वहाँ से करीब 15 लोगों को जो है हम लोगों ने पकड़ा और उनके कब्जे से करीब 1,96,000 जो है नकदी बरामद किए थे। सभी को जो है फिर दाना गढ़ा में जो है कार्रवाई के लिए दिया गया है। गढ़ा थाना अंतर्गत कब्रिस्तान के अंदर सट्टे की सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई की गई थी गंगा सागर तालाब के किनारे। उसमें कल हम लोगों को सूचना मिली थी, जिसके तहत हम लोगों ने एम्बुलेंस से जाकर वहां पर रेड किया था। अगर पुलिस गाड़ी या सिविल गाड़ी से जाते हैं तो उन लोगों को पता चल जाता है, लेकिन कल हम लोगों ने एम्बुलेंस से वहां पर रेड किया था। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। इस गर्मी में भी कान्हा नेशनल पार्क ठंड का एहसास करा रहा है। सुप्रसिद्ध कान्हा नेशनल पार्क इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। कान्हा पार्क के वन्य जीव भी गर्मी में प्राकृतिक जल स्रोत और कृत्रिम जल स्रोतों का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। कान्हा प्रबंधन ने पार्क के अंदर जल स्रोतों के लिए कुंड नुमा कृत्रिम सासर बना रखे हैं और टाइगर रिजर्व अक्सर तालाब और सासर में नहाते हुए चहलकदमी करते हुए देखे जा रहे हैं। बता दें कि कान्हा नेशनल पार्क में पर्यटक टाइगर्स को देखने आते हैं। इन दिनों 100 वयस्क टाइगर्स और 30 से 35 शावक कान्हा पार्क की शोभा बढ़ा रहे हैं। में पानी की कमी हो जाती है। इस दृष्टि से हम अपने जो हमारे स्रोत हैं उनकी लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं। मॉनिटरिंग करने में हमें जब ऐसा महसूस होता है कि किसी जल स्रोत में पानी की कमी हो गई है तो उसके लिए फिर हम कृत्रिम रूप से उसमें टैंकर से पानी भरते हैं। इस वर्ष हम थोड़ी अच्छी स्थिति में हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले अप्रैल महीने में बारिश काफ़ी हुई है, तो पानी जो तालाबों में कम होना चाहिए था वो इवापोरेशन से कम नहीं हुआ और थोड़ी बहुत फीडिंग भी हो गई है, तो तालाबों में हमारे जो पानी है वो पर्याप्त है। ग्वालियर केंद्रीय जेल से पेरोल लेकर बाहर निकले 3 आरोपी फरार हो गए हैं। घटना बहोड़ापुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि तीनों आरोपी हत्या के मामले में सजा काट रहे थे। आरोपियों को पेरोल पर छोड़ा गया था और पेरोल की समय सीमा खत्म होने के बाद भी तीनों आरोपी वापस नहीं लौटे हैं, जिसकी जेल प्रहरी ने थाने में शिकायत की है। वहीं पुलिस ने फरार तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश फिर शुरू कर दी है। ये सेंट्रल जेल है बहोड़ापुर में जो स्थित है, यहाँ से कुछ एक गंभीर अपराध में 3 आरोपी यहाँ पे बंद थे। पैरोल पे उनको छोड़ा गया था किसी परिस्थितियों में, और तीनों ही आरोपियों का कल उनको 15 तारीख को लौटना था, बट वो 15 तारीख पे ना लौट के पैरोल जंप कर गए हैं। तो उसी मैटर को लेके जेल प्रशासन की तरफ से FIR कराई गई है। उसमें जो भी आगे वैधानिक कार्रवाई होगी उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बात जबलपुर की कर लेते हैं, जहां जबलपुर के विजयनगर थाना क्षेत्र के बटकुल रेस्टोरेंट में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। जब तक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची तब तक आग ने पूरे रेस्टोरेंट को अपनी चपेट में ले लिया था। कुछ ही देर में रेस्टोरेंट में रखा पूरा फर्नीचर, किचन का सामान जलकर राख हो गया और ऊंची ऊंची लपटें बाहर निकलने लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने सबसे पहले आग को फैलने से रोका, जिससे आसपास की दुकानें सुरक्षित हो गईं। लगभग 1 घंटे की मेहनत के बाद रेस्टोरेंट में लगी आग को बुझाया गया। जिस वक्त रेस्टोरेंट में आग लगी उस वक्त रेस्टोरेंट के अंदर कोई भी नहीं था। इस वजह से कोई भी जनहानि नहीं हुई है। सुबह लगभग 8 बजे कंट्रोल रूम पुलिस से सूचना मिली कि दीनदयाल पे बड़कुल होटल में आग लग गई है। हमने मौके पे 4 गाड़ी को रवाना किया और यहाँ आके आग को पूरी तरह कंट्रोल किया। अब नुकसान का आकलन तो ये पहली प्राथमिकता है कि हम आग को बुझाएं। आकलन तो ये ऑनर हैं जो फिर बाद में आकलन करके बताएंगे। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जल्द